हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सिंपल इक्वेशंस के अंदर सबसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए हैं आपके इक्वेशंस और यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर वो सेटिस्फाई कर रही होगी तो हम यस देंगे आंसर, अगर वो नहीं कर रही होगी तो नो देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा इक्वेशन और वैल्यूज। इन दोनों के बेसिस पे ही क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है x+3, हमें दिया हुआ x+3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो क्या ये इससे सेटिस्फाई कर रही है? यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको, इस लेफ्ट हैंड साइड में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम 3 पुट करने वाले हैं। यानी कि 3+3 अगर हमने पुट किया इक्वल टू 0 किया, यानी कि 3 और 3 हो जाते हैं 6। 6 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 6 है ना वो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आएगा नो, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे x+3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, राइट। अगर यहाँ पे हमने 0 रखा तो 0+3 होगा ये, राइट। 0+3 इक्वल टू 0, क्या 0+3 इक्वल टू 0 होगा? क्या बिल्कुल भी नहीं। यानी कि 3 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका भी आंसर होने वाला है नो। अब यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू इस बार हमें -3 दी हुई है। यानी कि जैसे ही हम -3 यहाँ पे रखेंगे और ये होगा +3 इक्वल टू 0, यानी कि बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है 0 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ हमें रखना होगा 7। x की वैल्यू 7 दी हुई है तो हमें 7 रखना होगा। तो जैसे ही हम 7 रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 7 - 7 इक्वल टू 1। तो क्या 7 - 7 इक्वल टू 1 है? क्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 जो है वो 1 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला है नो, ये जो स्टेटमेंट है इसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, और यहां दिया हुआ x - 7 इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 8 दी हुई है। अब इस 8 को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो ये होगा 8 - 7 इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1। यस, बिल्कुल ये इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यस में आंसर देंगे। यहां भी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर x की जो वैल्यू दी हुई है वो 0 दी हुई है। x की वैल्यू 0 दी हुई है, यानी कि 5 में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या ये 25 के इक्वल होगा? क्या बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो 0 इज नॉट इक्वल टू 25। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 0 ही आंसर आने वाला है। ये स्टेटमेंट x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 5 रखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 × 5 इक्वल टू 25। तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल, ये जो 25 है ना ये इक्वल है 25 के, तो इसका आंसर होगा यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा रही है। सेम इक्वेशन दिया हुआ है, बट इस बार x की वैल्यू -5 दी हुई है। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा -5 में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 25, और ये 25 माइनस का है और ये इक्वल टू 25, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करा रही है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -6 दी हुई है, m की वैल्यू -6 दी हुई है, तो -6 रखेंगे अपॉन 3 रखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 = 6, यानी कि -2 इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 दिया हुआ, राइट, ये 0 नहीं दिया हुआ बल्कि 2 दिया हुआ है। तो 2 और -2 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, जो 8 नंबर का स्टेटमेंट है। इसी तरीके से यहाँ भी 0 होगा m की वैल्यू, और 3 ये दिया हुआ है 0/3 इक्वल टू 2 होगा, क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नो, ये भी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा 10th वाला क्वेश्चन जिसमें 6 दिया हुआ है, तो 6/3 इक्वल टू 2, यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि 2 इक्वल टू 2। यस, ये जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई करा रहा है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी और ये इक्वेशन दिए हुए थे। इन वैल्यूज को हमने इन इक्वेशंस में पुट करके देखा कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं।
अगर वो सेटिस्फाई करा रहे थे तो हमें आंसर्स यस में देना था, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करा रहे थे तो हमें उसका आंसर्स नो में देना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ध्यान से देखना, काफी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए तो देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में तो आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट, ये वैल्यू जो ब्रैकेट में दी हुई है इनको हमें इसका सोल्यूशन देखना है कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। हमें देखना है कि क्या ये सही है या फिर नहीं है, क्या ये इसका सोल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का या फिर नहीं हो सकता है। सोल्यूशन टू बी गिवन इक्वेशन और नॉट, क्या ये इसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास n+5 = 19। हमें दिया हुआ है n+5 = 19 और यहाँ पे जो n की वैल्यू हमें पुट करके देखना है वो 1 पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो LHS है उसमें हम n पुट करने वाले हैं, राइट। जैसे हम 1 पुट करेंगे तो n की जगह पे हमने 1 रख दिया, राइट, और +5 = 19 ये हमारे पास होगा। तो हम लिखेंगे 6, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 19 के, ये आएगा 6 = 19 जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो दिया हुआ है सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम ये लिख सकते हैं कि n = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन, n = 1 is not the solution of given equation, right। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई है कि n = जो 1 दिया है वो सोल्यूशन नहीं है जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, राइट। एक चीज हमें समझनी होगी क्वेश्चन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर हमें दिया हुआ है 7n+15 = 19, 7n+5 = 19 सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को भी इसका जो सेकेंड वाला बी वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बी वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 7n+5, हमें दिया हुआ है 7n+5 = 19, राइट, = 19। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ n = -2, ये चीज हमें दी हुई है, राइट। अब हमें n की वैल्यू -2 पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पुटिंग n = -2 इन लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम -2 पुट करेंगे, राइट। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, फिर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 × -2 होगा ये, +5 = 19, राइट। 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 होगा, यानी कि माइनस का 14 हो जाएगा, राइट, ये, और +5 = 19। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 14 में से अगर आप ये इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 9 माइनस का इज नॉट इक्वल टू 19। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके सामने दिया हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि n = -2 is not a solution, is not the solution, is not the solution, is not the solution of given equation, right। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है जो इक्वेशन हमें दी जा रही है, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। और क्वेश्चन नंबर सी में अगर आप देखें तो 7n, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस चीज को देखिए ध्यान से। यहाँ हमें दिया हुआ है 7n + 5 = 19। यहाँ दिया हुआ है 7n + 5 = 19 और यहाँ दिया हुआ है n = 2। तो यहाँ हम सबसे पहले पुटिंग
n इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ये रखेंगे, तो यहाँ पे आप रखिए पुटिंग, आपको पुट करना है पुटिंग n इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने रख दिया 7 इंटू 2 प्लस 5, राइट, इक्वल टू 19। तो 7 प्लस 2, 7 इंटू 2 यानी कि 14 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 19 इक्वल टू 9 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यस, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस बार हम क्या लिखने वाले हैं, इस बार लिख सकते हैं हम n इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। n इक्वल टू 2 इज द solution ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। ये इसका सोल्यूशन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओवरऑल आप ये देखिए। अब हम बात करेंगे इसका जो डी वाला क्वेश्चन है उसके बारे में, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है। डी के बारे में बात करेंगे, ई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, राइट। और यहाँ पे p इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तो p की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पुटिंग p इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट कर दिया p इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 इंटू 1 होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 13। तो आप लिख सकते हैं 1, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 13 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, सो हम ये लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट, गिवन इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई के बारे में कि 4p माइनस का 3 दिया हुआ है इक्वल टू 13 दिया हुआ है। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू -4 हमें पुट करनी है, राइट। इक्वेशन सेम है, केवल वैल्यूज अलग है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। -4 आपको पुट करना है, -4 आपको पुट करना है, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई, राइट। इक्वेशन सेम है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं p इक्वल टू -4, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग p इक्वल टू -4 इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुट करी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -4 और फिर -3 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे चीज़ें जाएंगी माइनस का 16 और माइनस का 3 इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा माइनस का 19 इक्वल टू 13, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि p इक्वल टू -4 इज नॉट द solution. p equal to -4 is not the solution of given equation, not the solution of given equation, right। ये जो given equation है ना उसके solution नहीं है। अब हम बात करते हैं f के बारे में, right। f में हमें दिया हुआ है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम पुट करेंगे पुटिंग p इक्वल टू 0, पुटिंग p इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 13। तो जैसे ही हम 4 में 0 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 0 -3 इक्वल टू 13, सो -3 इज नॉट इक्वल टू 13। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है
वो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसके सोल्यूशन नहीं है ये जो आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ट्रायल एंड एरर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें और इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, आपको कोई सी वैल्यू ट्रायल करके देखना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 5p + 2 = 17 दिया हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम पुट करके देखेंगे p की वैल्यू सबसे पहले 1। तो सबसे पहले मैं p की वैल्यू 1 पुट करके देखूंगा, पुटिंग p = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 + 2 = 17। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिल रहा है 5 + 2 = 17। 5 + 2 7 इज नॉट इक्वल टू 17, यानी कि ये p = 1 बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि p = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन। हम कह सकते हैं p = 1 इज नॉट द सोल्यूशन। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए p = 1 इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। सेम इसी तरीके से इस बार हम p की जगह पे 2 पुट करने वाले हैं। जैसे हम p की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। पुटिंग p = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में इस बार हम 2 रख रहे हैं, तो क्या होगा ये 5 × 2 = 70। तो हो जाएगा 5 = 2 + 2, यानी कि 5 = 2, 5 × 2 + 2, 5 × 2 + 2 है, ये हो जाएगा 10 + 2 = 17, यानी कि 12 = 17, जो कि ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, तो p = 2 is also not the solution, is not the solution। तो फिर इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस बार हम p की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जैसे हम p की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा हमारे पास, पुटिंग p = 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में p = 3 पुट करेंगे तो क्या चीजें हमें मिलेंगी, हमें मिलेगा यहाँ पे 5 × 3 + 2 = 17। तो 5 + 3 15 + 2 = 17। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 17 बिल्कुल ये 17 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि p = 3 इज अ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, p = 3 इज द सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो p = 3 है ना, यही इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो इसी तरीके से हमें ट्रायल करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम चेकआउट करते रहते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर्स आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में, और उसको भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें 3m = 14 = 4 दिया हुआ है, -14 = 4 दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है कि m = हम सबसे पहले रखने वाले हैं 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 14, राइट, = 4। तो हो जाएगा 3 - 14 = 4। हो जाएगा -11 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि m = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये तो हमने चेक कर लिया है। अब हम पुट करने वाले हैं इसी इक्वेशन में, जैसे 3m - 14 = 4 दिया हुआ है, तो अब हम m = 2 पुट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, और 14 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये होगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। इसी तरीके से अब हम एक और पुट करके देख लेते हैं, m इक्वल टू 3 पुट करते हैं, राइट। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस का 14 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 9 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो जैसे हम 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 4, राइट। और तो ये होगा, ये भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है। m इक्वल टू 3 इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। तो हमने 1 2 3 पुट करके देखा, यहाँ पे 1 पुट करके देखा, यहाँ 2 पुट करके देखा, यहाँ पे 3 पुट करके देखा। अब हम 4 पुट करके देखेंगे, 4 5 6 तक पुट करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग m इक्वल टू 4। जैसे हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेम वही चीज़ दी हुई है, 3 इंटू 4 माइनस का 14 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 होगा, ये 12 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आ गया -2 इक्वल टू 4, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम और पुट करके देखते हैं वैल्यूज, पुटिंग m इक्वल टू 5। जैसे हम 5 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3 इंटू 5 माइनस का 14 इक्वल टू 4। तो ये होगा हमारे पास 15 माइनस 14 इक्वल टू 4, तो ये होगा 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम फिर से पुट करके देखते हैं, पुटिंग m इक्वल टू 6। तो जैसे ही हम 3 इंटू 6 करने वाले हैं और माइनस 14 इक्वल टू 4 करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो 18 में से जैसे ही 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। तो यस, इट इज़ अ सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो m इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो m इक्वल टू 6 है। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट था इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते थे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 4 एंड 5 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। गिवन इक्वेशन, ये आप स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हैं, राइट। इस दोनों के लिए लिख सकते हैं, और ये 6 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इन्हें हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं आपको देखना होगा। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर कौन कौन से, x और प्लस 4, इनका जब आप सम कर रहे हैं तो इज 9 है। तो ये हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिख दिया है। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको ध्यान से एक बार 2 बार पढ़ें। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को जब आप माइनस करेंगे तो इज 8, वो 8 होगा। 2 सब्ट्रैक्टेड हो रहा है किस में से, y में से, तो y माइनस 2 इक्वल टू 8। ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ। देखिए 10 टाइम्स अ, यानी कि a जो दिया हुआ इसका 10 टाइम्स, यानी कि 10a इज 70, यानी कि 10a इक्वल टू 70। 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नहीं। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स
6, b डिवाइडेड बाय 5, यानी कि b को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आपको 6 दे रहा है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड फोर्थ ऑफ टी, थर्ड फोर्थ ऑफ टी इज 15, तो थर्ड फोर्थ ऑफ टी इक्वल टू 15। 7 टाइम्स m प्लस 7 टाइम्स m, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें 7 टाइम्स m यानी कि 7m प्लस 7 इक्वल टू यू गेट 77। 7 टाइम्स m को अगर आप उसमें 7 प्लस करते हैं तो आपको 77 रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ नंबर x यानी कि x, राइट, -4, इसमें से अगर 4 को माइनस करते हैं तो आपको 4 देता है। ये था हमारा सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ नहीं बल्कि 7th वाला था ये। अब हम बात करेंगे 8th वाले की। ये था हमारा 7th, अब हम बात करेंगे 8th। यहां दिया हुआ है हमें, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, यानी कि y के 6 टाइम में से अगर आप 6 को माइनस कर देते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है 60। 6y माइनस 6 इक्वल टू 60। इसी तरीके से अगर हम बात करें 9th वाले की, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z यू गेट 30। आपको अगर इसका 1/3 यानी कि 1/3 किसका, z का, इसमें अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपको 30 मिलता है। तो हो जाएगा z/3 इक्वल टू 3। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30। तो ये जो भी इक्वेशन हमें दिए हुए थे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, उनको हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज किया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में, और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है। पहले हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज किया, अब इक्वेशंस को हमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है। तो पहला हमें लिखा हुआ p + 4 इक्वल टू 15। तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4, हम लिख सकते हैं यहाँ पे द सम ऑफ numbers p and 4 is 15, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 7 subtracted from m, 7 subtracted from m is 3। 7 m subtracted from 7 subtracted from m इक्वल टू 3। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2m इक्वल टू 7 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2m इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2m इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। इसी तरीके से फोर्थ हमें दिया हुआ m/5 इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5, द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, यानी कि अगर हम m को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो वो हमें 3 दे रहा है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 3m/5 इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m हम लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनने वाला है, यानी कि 3/5 ऑफ नंबर m
3/5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस नंबर को 3/5 ऑफ नंबर 3/5 ऑफ नंबर 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ द नंबर 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है 3p + 4 gets 25। तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ p। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p + 4 gets 25। इसी तरीके से सेवेंथ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इफ यू टेक अवे फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p यानी कि 4p - 2 = 18। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p you get 18। आपको 18 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन में ये चीज हमें दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है। देखिए 4 टाइम्स ऑफ p - 2 = 18। अगर हम 8th वाले स्टेटमेंट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 8th वाले स्टेटमेंट को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इफ यू एडेड 2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ यू एडेड 2 आपने ऐड किया किसमें? टू हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p you get 8। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसके बाद से ये वाली लाइन you get 8। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सेट अप एन इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केसेस। ये केसेस दिए हुए हैं आपके सामने, इन केसेस को रीड करना है और इनके लिए इक्वेशन सेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ हमें दिया हुआ है कि इरफान सेज दैट द 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत है। यानी कि परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसका 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, उसका 5 टाइम्स से 7 ज्यादा इरफान के पास। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। तो परमीत के मार्बल्स के लिए हमें m लेना है, यानी कि इक्वेशन कैसे सेटअप करनी है इस केसेस में, आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स, राइट। हो जाएगा परमीत मार्बल्स। अब देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ, 5 टाइम्स ऑफ, जो परमीत के पास मार्बल है ना m, इसका 5 टाइम्स यानी कि 5m, राइट। इससे 7 ज्यादा, 7 मार्बल्स मोर देन 7 ज्यादा, राइट। अब ये टोटल मिलकर के इसके पास कितने हैं? सो इरफान है 37 मार्बल्स, तो ये 37 होगा। इरफान के पास कितने हैं? जितने भी परमीत के पास मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स से 7 ज्यादा, और ये टोटल है उसके पास 37। तो इस तरीके से आप इस केस स्टडी को समझ सकते हैं। देखिए बार बार जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। लक्ष्मी फादर, लक्ष्मी के पापा की उम्र 49 ईयर्स है और लक्ष्मी जो है वो 4 ईयर्स ओल्डर है, ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी इज।
लक्ष्मी की जो भी एज होगी, लक्ष्मी को जैसे मान लो यहाँ पे y माना है, उसका 3 टाइम्स यानी कि 3y राइट, और ओल्डर यानी कि +4, 3y + 4, और उसके पापा की उम्र कितनी है 49। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई आपको लेट करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ आ रहा है कि लक्ष्मी की एज का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स हो गया, और उसके बाद ओल्डर है यानी कि +4, और इनकी पिताजी की उम्र कितनी है 49। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में कि द टीचर्स टेल द क्लास, टीचर ने क्लास में कुछ बताया है। क्या बताया है कि टेल द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास आर ट्वाइस लोएस्ट मार्क्स +7, यानी कि जो सबसे जिसके लोएस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस है, यानी कि 2l। अगर आपने l लिया है लोएस्ट मार्क्स के लिए तो 2l + 7, तो हाईएस्ट स्कोर उसका 87 है, यानी कि तो क्या होगा उसका लोएस्ट स्टेप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मान लिया लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2l यानी कि ट्वाइस + 7 इक्वल टू 87 राइट। जैसे ये चीजें हो चुकी हैं तो इस तरीके से आप लोएस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये फाइनलाइज हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर अ बेस एंगल। देखिए, और जो रिमेंबर दो सम ऑफ एंगल्स होता है ना ट्राइंगल्स का, वो 180 होता है, ये आपको पता है, पहले से ही पता है राइट। तो सबसे पहली चीज हम ये मानेंगे लेट द बेस एंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड्स इक्वल रहती है राइट। तो लेट द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बी, उसको बी मानना है आपको राइट। आपको जो मानना है वो बी मानना है राइट। तो हम फोर्थ जो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको किस तरीके से हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। कि सबसे पहले लेट द बेस एंगल ऑफ लेट द बेस एंगल ऑफ द isosceles triangle B right. So vertex angle equal to 2b राइट। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स एंगल राइट, ये हो गया हमारा वर्टेक्स एंगल। अब एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे, वर्टेक्स एंगल आपका 2 हो गया क्योंकि वो ट्वाइस था बेस एंगल के। और एक चीज आपको पता है कि जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना वो 180 होती है, यानी कि 3 एंगल्स उसके कौन कौन से आ गए, एक तो 2b हो गया उसका, और जो उसके बेस एंगल थे वो 2b और b हो गए राइट। तो ये हो गया 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही बोलता है कि 180 होना चाहिए। इन सबको प्लस करेंगे तो 2b और b 3b और ये 4b, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4b इक्वल टू 180। तो ये हो गया हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 180 आप देख पा रहे हो ना, ये है हमारा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल राइट। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई थी, इनको इक्वेशन में चेंज करना था, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा मेरे डियर स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1
को कंप्लीटली अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कभी लगता है कि यार डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही, तो सबसे पहली चीज़ हमारी आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ से इसके कंप्लीट सोल्यूशन को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट्स में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी एप्लीकेशन भी है, जिस एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल क्लास वाइज सारी चीज़ें एक जगह पे ही मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।